हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम इंडियन सोसाइटी के एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। टोटल 4 लेक्चर्स इस सीरीज में होंगे और ये लेक्चर्स डेली होने वाले हैं। और टॉपिक क्या है? सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, ये टॉपिक जीएस 1 से बिलोंग करता है एंड अगर आप पिछले ईयर्स का ट्रेंड देखेंगे तो इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल 2018 में 105 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, 2019 में 85 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे एंड अगर आप 2020 की बात करें तो इसमें भी 90 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए थे। अब फ्रेंड्स, इस टॉपिक में खास बात क्या है? खास बात यह है कि इसका सिलेबस काफ़ी छोटा है। आपको केवल 10 टॉपिक ही कवर करने होते हैं और वो टॉपिक्स कौन से हैं? सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, जो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं। देन रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। तो दोस्तों, काफ़ी कम पढ़ के आप काफ़ी ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की और उसमें सबसे पहले कोशिश करेंगे समझने की कि सोसाइटी होती क्या है। अब फ्रेंड्स, इस स्लाइड को देख के काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि कहीं मैं गलत क्लास में तो नहीं आ गया। नहीं फ्रेंड्स, आप एकदम सही क्लास में हैं। ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं ये सोनी सब टीवी पे एक सीरियल आता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें एक हाउसिंग सोसाइटी को दिखाया हुआ है। एंड फ्रेंड्स, अगर आप इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं तो उसके जितने फीचर्स हैं तो काफ़ी सारे फीचर्स आपको इस सोसाइटी में दिख जाएंगे, इसलिए ये सीरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इस सोसाइटी में जो डिफरेंट कैरेक्टर्स बताए गए हैं वो डिफरेंट एरिया से बिलोंग करते हैं। कोई बंगाली है, कोई पंजाबी है, कोई गुजराती है। उनका कल्चर अलग अलग है, अलग अलग रिलीजन वो फॉलो करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज वो बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है, एक संबंध होता है। एंड फ्रेंड्स, इस रिलेशनशिप के बेसिस पे ही एक सोसाइटी बनती है। तो अब सवाल उठता है कि सोसाइटी की डेफिनेशन क्या है? तो फ्रेंड्स, काफ़ी आसान सी डेफिनेशन है, नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स बिटवीन पीपल और बिटवीन ग्रुप्स। लोग होंगे, उनके बीच में एक रिलेशनशिप होगी और उसका जो नेटवर्क होगा उसको कहा जाएगा सोसाइटी। अब फ्रेंड्स, ये नेटवर्क किस तरह से होता है आप इस डायग्राम से समझिए। इस डायग्राम में आपको काफ़ी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं और उनके बीच में एक नेटवर्क आपको दिखाई दे रहा है। ये नेटवर्क किस चीज़ का है? सोशल रिलेशनशिप का। और ये किसके बेसिस पे हो सकती है? या तो कास्ट के बेसिस पे होगी, या फिर आपके ऑक्यूपेशन के बेसिस पे होगी, फ्रेंडशिप के बेसिस पे हो सकती है, नेबर के बेसिस पे, आप पड़ोसी हैं एक दूसरे के, उसके बेसिस पे हो सकती है। ठीक है। देन मैरिज के बेसिस पे हो सकती है, या फिर किनशिप, आपके बीच में कोई ब्लड रिलेशन है तो उसके बेसिस पे एक सोशल रिलेशनशिप का नेटवर्क लोगों के बीच में होता है और इसी से एक सोसाइटी बनती है। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल भी मैं आपको दे सकता हूँ। जिस भी लोकेलिटी में आप रहते हैं तो वहाँ पे आप एक सोसाइटी का पार्ट होते हैं और ये सोसाइटी किस चीज़ के बेसिस पे बनती है? या तो आप एक दूसरे के नेबर हैं, एक ही एरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आपकी कास्ट सेम है, आपका ऑक्यूपेशन सेम है, ठीक है। तो इस तरह से जब सोशल रिलेशनशिप का नेटवर्क बनता है तो उससे सोसाइटी का निर्माण होता है। अब फ्रेंड, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडियन सोसाइटी को एक कंपोजिट कल्चर माना जाता है। कंपोजिट कल्चर ऐसा क्यों? इसको समझने के लिए हमें इंडियन सोसाइटी का इवोल्यूशन समझना होगा। फ्रेंड्स, एंशिएंट हिस्ट्री में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखा था और अगर इसके हम मैच्योर पीरियड की बात करें तो वो 2600 बीसी से 1900 बीसी के बीच में था। अभी हम 21st सेंचुरी में हैं
तो मीन्स टोटल ये 5000 ईयर्स का टाइम पीरियड है। तो फ्रेंड्स इस 5000 ईयर्स के स्पैन में काफ़ी कुछ चेंजेस हमको इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलते हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण क्या था, जो फॉरेन एलिमेंट्स थे वो इंडियन सोसाइटी का पार्ट बनते हैं, जैसे कि आर्यंस, ग्रीक्स, शाकाज, पार्थियंस, ठीक है। आप क्रिश्चियनिटी की बात कर सकते हैं, आप इस्लाम की बात कर सकते हैं, आप मुगल की बात कर सकते हैं, आप ब्रिटिश लोगों की बात कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो डिफरेंट फॉरेन इमिग्रेंट्स थे ये भारत में आए, और आप ब्रिटिश को छोड़ दीजिए तो इसके अलावा बाकी सब लोग इंडियन कल्चर के साथ या तो इंटीग्रेट हो गए या उनका असिमिलेशन हो गया। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एकीकरण, और असिमिलेशन मतलब जब आप किसी चीज़ को मिला देते हो तो उसको कहा जाता है असिमिलेशन। तो इसी वजह से आप देखते हैं कि एक कंपोजिट कल्चर आपको इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलता है, क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट थे ये अपने साथ अपना ट्रेडिशन, अपना कल्चर, अपने लॉज, कस्टम साथ में लेके आए थे। फ्रेंड्स, अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो आज भी आपको डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स इंडियन सोसाइटी में देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप प्रीमिटिव कल्चर देखना चाहते हैं तो काफ़ी सारी ट्राइब्स हैं जो आज भी प्रीमिटिव लाइफ व्यतीत करती हैं। कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं जो कि कंप्लीटली एग्रीकल्चरिस्ट हैं, कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं जो कि मॉडर्न ट्राइब्स हैं, या मॉडर्न सोसाइटी आप उनको कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के एलिमेंट आज भी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि एक कंपोजिट कल्चर हमको देखने को मिलता है इंडियन सोसाइटी में। अब फ्रेंड, जब हम कल्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको समझना तो होगा ना कि कल्चर होता क्या है। अक्सर इस वर्ड को हम काफ़ी यूज़ करते हैं लेकिन इसका मतलब हमको पता नहीं होता। तो कल्चर होता क्या है? कल्चर बेसिकली एक वे ऑफ लाइफ होता है। वे ऑफ लाइफ, आपके जीवन जीने का तरीका। एंड फ्रेंड्स, कुछ ग्रुप्स ऐसे होंगे जिनका कल्चर सेम होगा, ठीक है, और इसी तरह से आप डिफरेंट ग्रुप्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो बेसिकली कल्चर क्या हुआ? वे ऑफ लाइफ। अब इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? काफ़ी सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, जैसे कि एटीट्यूड, मतलब आपका दृष्टिकोण, बिलीफ, आपका विश्वास, वैल्यूज, कस्टम्स, आर्ट्स, इसमें डांस, म्यूजिक वगैरह आ जाएगा, आपकी फूड हैबिट्स, आपका ड्रेसिंग पैटर्न, आप किस तरह की ज्वेलरी पहनते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं शामिल होती हैं कल्चर में। अब फ्रेंड्स, कल्चर का एक फ़ायदा ये है कि कल्चर से आप डिफरेंट सोसाइटीज़ को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। कैसे? जब हम इंडियन कल्चर की बात करते हैं तो हमारा कल्चर क्या है? जब आप किसी से मिलोगे तो आप उसको नमस्ते बोलोगे, ठीक है, विथ फोल्डिंग हैंड्स। जब किसी एल्डर से मिलते हो तो आप उसके पाँव छू लोगे, ठीक है। तो ये इंडियन कल्चर है। लेकिन अगर हम बात करें वेस्टर्न कल्चर की, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे जब आप किसी से मिलते हो तो या तो आप हैंड शेक करते हो, या फिर हग करते हो, किस करते हो। तो इस तरह से ये वेस्टर्न कल्चर है। तो इस तरह से आप इंडियन कल्चर को वेस्टर्न कल्चर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है? फ्रेंड्स देखिए, जिन लोगों का कल्चर सेम होता है तो उनके बीच की बॉन्डिंग काफ़ी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिल्ली जाएं तैयारी करने, और मान लीजिए आप यूपी में कानपुर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब अगर आपको अपने बैच में एक दूसरा बंदा मिल गया जो कि कानपुर से ही बिलोंग करता है, तो फिर आपकी बॉन्डिंग काफ़ी तगड़ी हो जाएगी और आपका एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी एक सिग्निफिकेंस होती है। अब फ्रेंड्स, हमने देख लिया कि सोसाइटी क्या होती है, उसका इवोल्यूशन किस तरह से हुआ, क्यों इंडिया को एक कंपोजिट कल्चर कहा जाता है। हमने ये भी देखा कि कल्चर की डेफिनेशन क्या होती है, और उससे जुड़े डिफरेंट डायमेंशंस भी हमने यहाँ पे देखी है। अब नेक्स्ट डायमेंशन आती है एट्रीब्यूट्स ऑफ सोसाइटी, और इसमें सबसे पहला एट्रीब्यूट है लाइकनेस एंड डिफरेंशिएशन। फ्रेंड्स, सोसाइटी में आपको काफ़ी सारे इंडिविजुअल देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये इंडिविजुअल एक ही तरह से सोचते हों, ठीक है, या इनकी लाइफ स्टाइल एक ही तरह से हो। लेकिन कुछ इंडिविजुअल आपको ऐसे मिल जाएंगे जो ऐसा सोचते हैं कि दे आर लाइक वन अनदर, वो आपस में समान हैं। किस तरह से? या तो उनकी कास्ट सेम है,
या फिर वो सेम विलेज से आते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको एक बंदा मिल जाए जो कि आपके विलेज से ही बिलोंग करता है तो एक फीलिंग ऑफ लाइकनेस आपको देखने को मिलती है। सिमिलरली कुछ डिफरेंसेस भी होंगे और उसको क्या कहा जाएगा, डिफरेंशिएशन। जब दो लोग ऐसा फील करें कि दे डिफर फ्रॉम वन अनदर, और इसका बेसिस भी क्या होगा, वही सेम बेसिस, कास्ट। अगर आप लोगों की कास्ट अलग है, ऑक्यूपेशन अलग है, तो आपके बीच में फीलिंग होगी डिफरेंशिएशन की। इसके अलावा सेकंड एट्रीब्यूट आता है इंटरडिपेंडेंस। फ्रेंड्स, सोसाइटी में कोई भी इंडिविजुअल सारे फंक्शंस खुद से नहीं कर सकता है। फंक्शंस के लिए वो दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट होता है। जैसे कि आप ब्राह्मण के ऊपर डिपेंड होते हो, एक वॉशरमैन, एक कॉबलर के ऊपर आपको डिपेंडेंट होना पड़ता है, क्योंकि ये एकदम लॉजिकल चीज़ है कि कोई भी बंदा सारे काम खुद से नहीं कर सकता है। तीसरा चीज़ क्या आता है, कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। फ्रेंड्स देखिए, कोई भी सोसाइटी बिना कोऑपरेशन के एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, और अगर करती भी है तो वो लंबे समय तक चलेगी नहीं। सोसाइटी के जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली में अगर वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में कोऑपरेशन नहीं होगा तो क्या होगा, डाइवोर्स हो सकता है। तो क्या होगा, ये फैमिली जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगी। सिमिलरली जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी होगा। अगर आपके इंटरेस्ट अलग अलग हैं तो कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जो लैंड ओनर हैं और एक होगा लैंडलेस फार्मर, इनके इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं और इसीलिए आप देखेंगे इनके बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप ये डिफरेंट जो एट्रीब्यूट्स हैं सोसाइटी के वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब अगली डायमेंशन आती है कि जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेसिक एलिमेंट क्या होते हैं, क्या उसके मूल तत्व हैं जिससे एक सोसाइटी बनती है। तो फ्रेंड्स देखिए, ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले तो आपको इंडिविजुअल चाहिए होंगे, पॉपुलेशन होनी चाहिए और वही उसका एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होती है। उसके बाद आपको एक टेरिटोरियल बेस चाहिए। अगर एक हाउसिंग सोसाइटी है तो वो जो हाउसिंग सोसाइटी है वो एक टेरिटोरियल बेस है। देन इसके बाद और क्या चाहिए होगा, इसके बाद चाहिए होगा म्यूचुअल अवेयरनेस। आप लोगों को एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी कास्ट क्या है, आप किस विलेज से बिलोंग करते हो, आपका ऑक्यूपेशन क्या है। ठीक है, तो एक म्यूचुअल अवेयरनेस होनी चाहिए। देन शेयर्ड कल्चर, जब कल्चर कॉमन होगा तभी तो आपका जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग होगा। ठीक है, एंड लास्ट वन इज साइके यूनिटी, आपके बीच में एक यूनिटी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये 5 एलिमेंट हैं जिनसे एक सोसाइटी बनती है एंड आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट डायमेंशन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। फ्रेंड्स, इंडियन सोसाइटी की विशेषताएं, काफ़ी सारी विशेषताएं हैं। सबसे पहले मल्टी एथनिक सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी इज ए मल्टी एथनिक सोसाइटी। अब सवाल उठता है कि एथनिसिटी का मतलब क्या होता है। इसको हिंदी में कहते हैं संजातीय। दो लोग सेम एथनिसिटी से कहे जाएंगे अगर वो कॉमन लैंग्वेज, डायलेक्ट, हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर या फिर नेशन से बिलोंग करते हैं। एंड फ्रेंड्स, इसका एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है रेस, मतलब नस्ल। रेस का मतलब क्या होता है, आपके फिजिकल फीचर्स, आपकी फिजिकल अपीयरेंस, कलर ऑफ द स्किन, आपकी नस्ल क्या है, आपकी स्किन का कलर क्या है। तो ये सब चीज़ें रेशियल फीचर्स में आती हैं। फ्रेंड्स, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया को मेल्टिंग पॉट ऑफ रेसेस कहा जाता है। हमारे यहाँ पे 6 मेजर रेशियल एलिमेंट्स पाए जाते हैं और ये जो कैटेगराइजेशन है ये किया था BS गुहा ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा। फ्रेंड्स, 6 मेजर रेशियल एलिमेंट इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि नेग्रिटोज, ये साउथ में आपको देखने को मिलेंगे, मोंगोलॉइड्स, नॉर्डिक्स, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड्स, मेडिटेरेनियन। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट जो रेशियल ग्रुप्स हैं वो आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं। एंड फ्रेंड्स, वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इंडिया में आए थे, फर्स्ट टू अराइव इन इंडिया, वो थे नेग्रिटोज। फ्रेंड्स देखिए, इनके फीचर्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनके नाम और जो इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो आपको पता होनी चाहिए।
फ्रेंड्स ये लोग जनरली जो साउथ इंडिया है वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इस रेस के लोग, कदार, इरुला, पुलियान ट्राइब्स केरला की, देन अंडमानीज, अंगामी, नागाज, ये सब बिलोंग करते हैं नेग्रिटो ट्राइब से। एंड इनके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, इनकी हाइट आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगी, स्किन का कलर ब्लैक होगा, इनके जो हेयर होंगे, जो इनके बाल होंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ब्लैक वुली हेयर होंगे, नोज काफ़ी ब्रॉड होती है, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट इनके फेशियल फीचर्स होते हैं जो एक रेस को डिफाइन करते हैं। एंड फ्रेंड्स ये फीचर्स आपको याद नहीं रखने, आप केवल रेस का नाम याद रखिए और वो किस लोकेशन पे पाई जाती है वो आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद आता है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, और इनका नाम ये क्यों पड़ा, क्योंकि इनका जो ओरिजिन है वो ऑस्ट्रेलिया से है, ठीक है। जो इंडो आर्यंस थे वो इनको दास, निषाद या फिर दस्यूस के नाम से बुलाते थे, ठीक है। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो जो सेंट्रल ट्राइब्स हैं जैसे कि भील, मुंडा, संथल, वो इसी रेस से बिलोंग करते हैं, ठीक है। थर्ड वन आता है मोंगोलॉइड्स। फ्रेंड्स मोंगोलॉइड्स वो लोग जो कि नॉर्थ ईस्टर्न एरिया से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे इस रेस के लोग आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि नागा, खासी, गेरो ट्राइब, ठीक है। इनकी स्किन का कलर थोड़ा सा येलोइश होता है, चिक बोन्स काफ़ी प्रोमिनेंट होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इससे आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आईज थोड़ी डिफरेंट तरह की होती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इनके स्पेशल फीचर्स होते हैं। देन नेक्स्ट वन इज मेडिटेरेनियन। एंड फ्रेंड्स इनका नाम ये क्यों पड़ा, क्योंकि ये इस एरिया से इंडिया में आए थे। अगर आप इनकी लोकेशन की बात करें तो इनका जो मेजर कंसंट्रेशन है वो आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा, केवल इतना ही हमको याद रखना होगा। उसके बाद नंबर आता है वेस्टर्न ब्राकाईसेफल्स का। फ्रेंड्स ये आपको नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में मिलेंगे, बंगाल, उड़ीसा में मिलेंगे। जो पारसी कम्युनिटी है वो इसी रेस से बिलोंग करती है, ठीक है। तो इतना इंफॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी है। एंड लास्ट वन इज नॉर्डिक। फ्रेंड्स जो इंडो आर्यंस थे वो इसी रेस से बिलोंग करते थे, एंड इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि दे वर द लास्ट टू अराइव इन इंडिया। भारत में सबसे एंड में ये आए थे, और इनकी लोकेशन पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, वहाँ पे इस रेस के लोग हमको देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड इसीलिए कहते हैं कि इंडिया एक मल्टी रेशियल सोसाइटी है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है मल्टीलिंगुअल सोसाइटी। फ्रेंड्स इंडिया में आपको काफ़ी सारी लैंग्वेज सुनने को मिलेंगी, ठीक है। अगर हम 2011 सेंसस की बात करें तो उन्होंने लगभग 19,500 लैंग्वेज या फिर डायलेक्ट को आइडेंटिफाई किया था। आप 8th शेड्यूल देख लीजिए, वहाँ पे 22 लैंग्वेज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल सोसाइटी। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन की मदर टंग है। सबसे फर्स्ट आता है हिंदी, अराउंड 44% लोगों की मदर टंग है। देन बंगाली, मराठी, तेलुगु, ठीक है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से याद कर सकते हैं फैक्ट के रूप में, और मेंस में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। अब फ्रेंड्स इसके बाद जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, इंडियन सोसाइटी इज ए मल्टी क्लास सोसाइटी। अब फ्रेंड्स जब हम मल्टी क्लास सोसाइटी की बात करते हैं तो उसको समझने से पहले हमको एक टर्म समझनी होगी, और वो टर्म क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी या फिर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अब ये होता क्या है फ्रेंड्स, स्ट्रेटिफिकेशन इसका ओरिजिन है अर्थ साइंस से। अर्थ साइंस में क्या माना जाता है कि जो अर्थ है वो डिफरेंट लेयर से बनी है, और हर लेयर को कहा जाता है स्ट्रेटा, और इसी से वर्ड आया है स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब डिवीजन इनटू लेयर्स। लेकिन जब हम अर्थ साइंस की बात करते हैं तो उसमें ये जो डिफरेंट लेयर्स हैं ये सभी इंपॉर्टेंट होती हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि अपर लेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर लोअर लेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी की अपनी इक्वल वैल्यू होती है। लेकिन जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हमको स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है, मीन्स डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू अ नंबर ऑफ लेयर्स। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में सोसाइटी को डिवाइड किया गया है। लेकिन यहाँ पे आपको एक डिफरेंस देखने को मिलता है। वो डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आपको डिफरेंट लेयर्स के बीच में एक हायरार्की देखने को मिलेगी।
उनके बीच में रैंकिंग देखने को मिलेगी। जो क्लास रैंक में सबसे ऊपर होगी उसके पास ज़्यादा प्रिविलेज होंगे, उसके पास ज़्यादा पावर होगी, उसके पास ज़्यादा वेल्थ होगी। ठीक है, तो इस सोसाइटी में आपको हायरार्की देखने को मिलती है। अब फ्रेंड, जब हम बात करते हैं पावर की, तो पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब यह है कि जिसकी पोजीशन सोसाइटी में सबसे ऊंची है उसके पास अपनी विल को, अपने डिसीजन को थोपने की पावर ज़्यादा होगी। इसको बोलते हैं पावर। वेल्थ का मतलब क्या होता है? आपके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, आपके पास ज़्यादा मनी है, और अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो सोसाइटी में आपका स्थान काफ़ी ऊंचा होता है। देन तीसरा होता है प्रेस्टीज, मतलब ऑनर या फिर डिग्निटी। फ्रेंड्स, जो लोग यूपीएससी देते हैं तो 90% लोगों का जो मोटिव होता है वो क्या होता है कि मुझे सोसाइटी में प्रेस्टीज पानी है और इसीलिए मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। क्योंकि प्रेस्टीज से क्या होता है? आपको ऑनर मिलता है, आपको डिग्निटी मिलती है, और जो हायरार्की है उसमें आपका प्लेस सबसे ऊंचा हो जाता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि हम हायरार्की में सबसे ऊपर चले जाएं। जब हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? इन इक्वलिटीज इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, प्रेस्टीज एंड प्रिविलेजेस। तो फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी होगी। अब फ्रेंड्स, हम बात करेंगे मल्टी क्लास सोसाइटी की। देखिए, जब हम कास्ट की बात करते हैं तो कास्ट का जो बेसिस होता है वो क्या होता है? बर्थ। एक बार आप जिस कास्ट में आपका बर्थ हो गया आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन क्लास एक दूसरी टर्म है, और क्लास का बेसिस क्या होता है? स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, प्रॉपर्टी, बिजनेस। ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, अगर आप ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं, तो भले ही आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी क्लास ऊंची हो जाएगी, आप अपर क्लास से बिलोंग करोगे। ठीक है, जब हम मल्टी क्लास की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें अपर क्लास देखने को मिलती है, उसके नीचे मिडिल क्लास, और उसके नीचे हमको लोअर क्लास देखने को मिलती है। एंड फ्रेंड्स, इस क्लास सोसाइटी का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जो लोअर क्लास के लोग होते हैं, अगर उनको एजुकेशन मिल जाए, उनको प्रॉपर्टी मिल जाए, या उनके पास काफ़ी पैसा हो जाए, तो वो इस हायरार्की में ऊपर तक पहुंच सकते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? अपवर्ड सोशल मोबिलिटी। और इससे होगा क्या? उनकी डिग्निटी, उनकी प्रेस्टीज, उनके प्रिविलेजेस, उनकी पावर बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्लास सिस्टम में हर सेक्शन को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने स्टेटस को हाई कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस तरह से समझ लीजिए, अगर कोई एक लोअर क्लास इंडिविजुअल है लेकिन वो अच्छी पढ़ाई करता है और डॉक्टर बन जाता है, तो उसकी क्लास इंप्रूव हो जाती है, वो एक अपर क्लास या फिर अपर मिडिल क्लास में माना जाएगा। तो ये होता है मल्टी क्लास सोसाइटी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पैट्रियार्चल सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी इज ए पैट्रियार्चल सोसाइटी, मीन्स पितृसत्ता। इसका मतलब क्या होता है कि सोसाइटी में जो मैन होंगे, जो पुरुष होंगे, उनके पास ज़्यादा पावर होगी, उन्हीं का डिसीजन चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई गर्ल है, ठीक है, उसका सिलेक्शन हो जाता है यूपीएससी में, वो आईएएस उनको मिल जाता है और वो डीएम बन जाती है, और किसी डिस्ट्रिक्ट में उनकी पोस्टिंग होती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो उनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर होंगे, पता है वो उनको क्या बोलेंगे? वो उनको बोलेंगे मैडम सर। ठीक है, उनको सर के नाम से ही बोला जाएगा। और इस चीज़ से पता चलता है कि इस लेवल पे भी हमारा माइंडसेट आज भी पैट्रियार्चल है। ठीक है, देन अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या आता है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। फ्रेंड्स देखिए, हमने देखा कि जो इंडियन सोसाइटी है उसमें आपको डिफरेंट लैंग्वेज देखने को मिलेगी, डिफरेंट कल्चर आपको देखने को मिलेगा, डिफरेंट रिलीजन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी डाइवर्सिटी होते हुए भी आपको एक यूनिटी देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या होता है? सेंस ऑफ वननेस, हम सब एक हैं, या फिर सेंस ऑफ वीनेस भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं?
अनेकता में एकता। अब नेक्स्ट वन इज को एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेडिशनलिज्म एंड मॉडर्निटी। फ्रेंड्स, इंडियन सोसाइटी में हमें ये दोनों ही एलिमेंट देखने को मिलते हैं। अब इनका मतलब क्या होता है? जब हम बात करते हैं कि सोसाइटी एक ट्रेडिशनल सोसाइटी है, मतलब वो ओल्ड ट्रेडिशंस, कस्टम्स, बिलीफ्स को फॉलो कर रही है। और जब हम बात करते हैं कि सोसाइटी एक मॉडर्न सोसाइटी है, मतलब वो साइंस, वो रेशनलिज्म की बात करती है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा फ्रेंड्स? आप देखिए, आज भी जो हमारे विलेज होते हैं वहां पे अंधविश्वास आपको काफी देखने को मिलता है। जबकि सिटी की जब आप बात करेंगे, शहरों की जब आप बात करेंगे, तो वहां पे आपको अंधविश्वास काफी कम देखने को मिलता है। इसके अलावा आप जॉइंट फैमिली को देख लीजिए। जो ग्रैंड फादर होंगे जनरली वो ट्रेडिशनल सोसाइटी को फॉलो करते हैं, जबकि जो ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे वो मॉडर्न सोसाइटी को फॉलो करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप ये डिफरेंस समझ गए होंगे। नेक्स्ट वन इज बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिज्म एंड मटेरियलिज्म। अब फ्रेंड्स, स्पिरिचुअलिज्म का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड गॉड। ठीक है। और मटेरियलिज्म में क्या होगा? इसमें आप फिजिकल कंफर्ट को ढूंढते हैं। ठीक है, एक मटेरियल सोसाइटी आपको देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में आपको बनारस भी देखने को मिलता है और इंडिया में आपको बॉम्बे भी देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट वन इज बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म। फ्रेंड्स, इंडिविजुअल सोसाइटी वो होती है जहां पे इंडिविजुअल की लिबर्टी, फ्रीडम पे ज़्यादा फोकस होता है, जबकि कलेक्टिविज्म में सोसाइटी एज ए होल उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। आप अपने फंडामेंटल राइट्स देख लीजिए, उसमें आपको इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म के बीच में एक बैलेंस देखने को मिलता है। इंडिविजुअल को कुछ फ्रीडम्स दी गई हैं, लेकिन कुछ उस पर रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं ताकि सोसाइटी को नुकसान न हो। इसके बाद लास्ट वन इज ब्लड एंड किनशिप टाइज। सोसाइटी में जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं वो एक दूसरे से ब्लड टाइज से या फिर किनशिप से जुड़े हुए होते हैं। ये होते क्या है, हम अगले चैप्टर में इसको काफ़ी डिटेल में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इंडियन सोसाइटी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहीं पे ख़त्म होती हैं। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है मॉडल्स ऑफ अकोमोडेशन फॉर डाइवर्सिटी। हमने देखा दोस्तों कि इंडियन सोसाइटी एक डाइवर्स सोसाइटी है, भले वो लैंग्वेज की बात हो, रिलीजन की बात हो। ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि किस तरह से इन डाइवर्स एलिमेंट्स को एक सोसाइटी में अकोमोडेट किया जाता है। उसके डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। टोटल 3 मॉडल हैं फ्रेंड्स, और ये मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो सबसे फर्स्ट मॉडल है उसको कहा जाता है सलाद बाउल मॉडल। फ्रेंड्स, जो सलाद का जो बाउल होता है उसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स देखने को मिलते हैं। आप ऐसा मान लीजिए कि हर फ्रूट एक कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। आपको एप्पल भी देखने को मिलेगा, आपको ग्रेप्स भी देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें और चीज़ क्या आपको देखने को मिलेगी? नंबर 1 कि ये जो डिफरेंट फ्रूट्स होते हैं, ये जो डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, ये आपस में मिक्स नहीं होते हैं। एप्पल ग्रेप से मिक्स नहीं होगा, आप उसको अलग कर सकते हो। ये पहला फीचर है। ठीक है, मतलब इस मॉडल में जो कल्चर्स होंगे वो आपस में मिक्स नहीं होंगे। नंबर 2, जो इनकी इंडिविजुअल जो क्वालिटीज़ होती हैं वो मेंटेन रहती हैं। अगर आपको एप्पल खाना हो तो आप एप्पल को अलग करके खा सकते हो। ठीक है, एप्पल पे ग्रेप्स का कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब हर जो कल्चर होगा वो अपनी क्वालिटीज़ को मेंटेन कर सकता है। ठीक है, तो ये सेकंड चीज़ हो गई। और इससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये जो डिफरेंट कल्चर्स हैं ये मिलेंगे, लेकिन मिलने के बावजूद भी एक होमोजीनियस, एक समरूप कल्चर हमको देखने को नहीं मिलेगा। एंड दोस्तों, इसी को कहते हैं सलाद बाउल मॉडल। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल आपको यूके में देखने को मिलेगा। वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं, जैसे कि स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आइलैंड, यहाँ पे अलग कल्चर्स फॉलो किए जाते हैं और इनके बीच में इंटरमिक्सिंग काफ़ी कम होती है। तो ये हो गया फर्स्ट मॉडल। इसके बाद आता है सेकेंड मॉडल, इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉट मॉडल। अब दोस्तों, नाम से काफ़ी समझ में आ रहा होगा। इसमें बेसिकली एक पॉट होगा, उसमें नीचे आग लगा रखी है, और इसका मतलब क्या है कि जो भी चीज़ इसमें मिलेगी
वो पिघल जाएगी, वो मेल्ट हो जाएगी और फिर एक होमोजीनियस सोसाइटी हमको देखने को मिलेगी। ये हमको कहाँ मिलता है? यूएसए में। और इसका मतलब क्या है कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिनका अलग अलग कल्चर है वो आएंगे और जो अमेरिकन सोसाइटी है, जो अमेरिकन कल्चर है उसमें असिमिलेट हो जाएंगे और उसके बाद हमको एक होमोजीनियस कल्चर देखने को मिलता है। मतलब उनकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो ख़त्म हो जाती है और एक होमोजीनियस सोसाइटी हमको देखने को मिलती है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? यूएसए। अब जो थर्ड और लास्ट मॉडल है वो है मोज़ेक मॉडल ऑफ सोसाइटी। फ्रेंड्स, मोज़ेक बेसिकली डिफरेंट कलर्स की टाइल्स होती है, ठीक है, और जब उन टाइल्स को जोड़ा जाता है तो आपको एक इमेज देखने को मिलती है। अब इससे आप क्या समझ सकते हो? एक तो ये इमेज भी इम्पोर्टेंट है, नंबर वन, और दूसरा ये जो डिफरेंट टाइल्स हैं जिससे जुड़ के ये इमेज बनी है ये भी इम्पोर्टेंट है। मतलब जो इंडिविजुअल कल्चर होगा वो भी इम्पोर्टेंट होगा और जो कल्चर सामने बन के आ रहा है वो भी इम्पोर्टेंट होगा। फ्रेंड्स, ये मॉडल हमको इंडिया में देखने को मिलता है और इसका मतलब क्या है कि जो डिफरेंट कल्चर्स हैं वो को एग्जिस्ट करेंगे, उनके बीच में इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, लेकिन आइसोलेशन भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक नई आइडेंटिटी बनेगी लेकिन उसके बावजूद भी जो उनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी है उस पर कोई नुकसान नहीं होगा, वो ख़त्म नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, हम सब लोग इंडियन हैं, हम सब लोग भारतीय हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम राजस्थानी भी हैं, हम गुजराती भी हैं, हम बंगाली भी हैं, हम कश्मीरी भी हैं। तो इसको कहा जाता है इंटीग्रेशन विद आइसोलेशन और इस मॉडल को कहा गया है मोज़ेक मॉडल ऑफ सोसाइटी। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, ये तीनों मॉडल आपको पता होने चाहिए। अब फ्रेंड्स, अगला टॉपिक आता है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। काफ़ी सारे फीचर्स हैं एंड वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे। आज इस लेक्चर में हम केवल फर्स्ट फीचर को डिस्कस करेंगे और वो फीचर क्या है? रिलीजियस प्लूरलिज्म। अब दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है पहले इसको समझते हैं। फ्रेंड्स, ये जो टर्म है प्लूरलिज्म, इसका मतलब होता है मेनी या फिर मल्टीपल। तो आप समझ गए होंगे इंडियन सोसाइटी में आपको काफ़ी सारे रिलीजन देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, इन सब का बर्थ प्लेस आपको इंडिया में ही देखने को मिलता है और इसके अलावा इनके भी काफ़ी सारे सेक्ट हैं, काफ़ी सारे सब सेक्ट हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि काफ़ी सारे रिलीजन आपको इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, ये 2011 सेंसस का डाटा है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 80% जो पॉपुलेशन है वो हिंदुइज्म को फॉलो करती है एंड अराउंड 14% पॉपुलेशन मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करती है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको ये जो की टर्म है प्लूरलिज्म, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं बहुलवाद और इसका मतलब क्या होगा? मैनी या फिर मल्टीपल। फ्रेंड्स, ये जो कॉन्सेप्ट है प्लूरलिज्म का, ये कल्चरल डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करता है। इट रिकॉग्नाइजेज कल्चरल डाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या हुआ? जो डिफरेंट कल्चर्स हैं वो को एग्जिस्ट करते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि बहुलवाद या फिर प्लूरलिज्म का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होगा इट रिकॉग्नाइजेज कल्चरल डाइवर्सिटी मीन्स को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। अब फ्रेंड्स, इसी से जुड़ा दूसरा कॉन्सेप्ट आता है मल्टी कल्चरलिज्म। अब इसका मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स, जब हम किसी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ठीक है, कोई प्रजातंत्र की जब हम बात करते हैं तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? रूल ऑफ मेजॉरिटी। जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसका बेसिस क्या होगा? मेजॉरिटी क्या उसको एक्सेप्ट कर रही है क्या, ठीक है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल होता है डेमोक्रेसी का। अब सवाल उठता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका क्या, उनके कल्चर का क्या होगा। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट आता है मल्टी कल्चरलिज्म और इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि जो डिफरेंट कल्चर हैं और स्पेशली जो माइनॉरिटी कल्चर हैं, आप उनको रिस्पेक्ट दोगे, उनके प्रति टॉलरेंस होगी, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं प्लूरलिज्म की तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं? वहाँ पे हम देखते हैं एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, लेकिन मल्टी कल्चरलिज्म में आपको रिस्पेक्ट और टॉलरेंस भी देखने को मिलेगा।
जो डिफरेंट माइनॉरिटी कल्चर हैं उनका इक्वल स्टेटस होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी होगी। एंड फ्रेंड्स, अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल नंबर 29 और 30, वो किस चीज़ की बात करता है? मल्टी कल्चरलिज्म की ही वो बात करता है। एंड फ्रेंड्स, जब हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो उसके दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, मल्टी कल्चरलिज्म एंड प्लूरलिज्म। बिना इसके आप यूनिटी इन डाइवर्सिटी को इंश्योर नहीं कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये जो मल्टी कल्चरलिज्म है, इसमें एक चीज़ ये भी आती है कि जो गवर्नमेंट है, जो सोसाइटी है, वो माइनॉरिटी कल्चर को प्रिजर्व करेगी, उसको प्रमोट भी करेगी। और इसीलिए आप देखते हैं लिंग्विस्टिक रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट्स हमको देखने को मिला। और इसके पीछे का बेसिक प्रिंसिपल क्या था? मल्टी कल्चरलिज्म। जो माइनॉरिटी कल्चर है उसको भी आपको प्रमोट करना है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सब मल्टी कल्चरलिज्म की ही बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि प्लूरलिज्म क्या होता है और मल्टी कल्चरलिज्म क्या होता है। अब फ्रेंड्स, ये जो हमारा लेक्चर है ये यहाँ पे ख़त्म हो गया है, लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, ताकि आप समझ पाएँ कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, डू वी हैव कल्चरल पॉकेट्स ऑफ स्मॉल इंडिया ऑल ओवर द नेशन, इलेबोरेट विद एग्जाम्पल्स। क्या पूरे इंडिया में हमको कल्चरल पॉकेट्स देखने को मिलती हैं? इसको आपको समझाना था। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स बताने होंगे। जितने एग्जाम्पल्स आप देंगे उतने ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये बात तो सही है कि आपको काफ़ी सारी कल्चरल पॉकेट्स देखने को मिलती हैं, और इसके क्या डिफरेंट एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका स्कूल, आपका कॉलेज, ये सब स्मॉल कल्चरल पॉकेट्स ही होती हैं। देन जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं या फिर जो कॉरपोरेट ऑफिस हो सकते हैं, उनको भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके अलावा जो मेट्रो सिटीज़ होती हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, उनका भी एक अपना अलग कल्चर होता है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो गणपति पूजा का, पूरा मुंबई इसको सेलिब्रेट करता है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग एग्जाम्पल आप दे सकते हो। आप किसी रिलीजियस सिटी का एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे कि अजमेर हो गया, पुष्कर हो गया। ठीक है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स यहाँ पे देने होंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन ये है कि What makes the Indian society unique in sustaining its culture? Discuss। जो इंडिया का कल्चर है वो किस तरह से सस्टेन किया गया है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। फ्रेंड्स, हमने देखा था कि जो इंडियन सोसाइटी है उसका इवोल्यूशन लगभग 5000 ईयर्स का है। ठीक है, और इस दौरान जो हमारा कल्चर डेवलप हुआ वो अभी तक हमने उसको सस्टेन किया हुआ है। तो ऐसा क्यों, ये आपको बताना होगा। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। फ्रेंड्स, क्या आप इससे सहमत हैं? और इसी वजह से जो हमारा कल्चर है वो सस्टेन हो रखा है। दूसरा, अडेप्टिबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि विद टाइम एंड विद स्पेस, ठीक है, हमने अपने कल्चर में मॉडिफिकेशन किया है ताकि जो नई चीज़ें हैं उनको हम एडजस्ट कर सकें। इसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? हार्मोनी। हम लोग आपस में एकदम पीसफुली रहना पसंद करते हैं। देन फोर्थ वन क्या हो सकता है? टॉलरेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो डिफरेंट कल्चरल एलिमेंट्स हैं वो सभी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये डिफरेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने होंगे। अब फ्रेंड्स, इसके अलावा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसको अटेम्प्ट करेंगे, एंड उसके बाद आप अपने आंसर को अपलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे। जो पीयर इवेल्यूशन वाला जो ग्रुप है उसमें आप अपने आंसर्स को अपलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, गुड बाय।